हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई वॉरियर्स। दिस इज़ करण कुमार शर्मा। जैसा कि पता है कि आज हम लोग जो है क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर फर्स्ट का आज दूसरा क्लास होने वाला है। आई होप आप लोगों ने पहले क्लास को अटेंड कर लिया है। सबसे पहले आप लोग ये क्लियर कर दीजिए चैट में आप जो है एस या नो लिख कर कि मेरा साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है या कोई दिक्कत भी है। मेरा साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत भी है, ये पहले कन्फर्म कर दीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले कन्फर्म कर दीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में हैं वो कंफर्म कर देंगे। तो फिर हम क्लास को आगे बढ़ा पाएंगे। सब कुछ सही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश कुमार यादव, मधु यदुवंशी, ऋचा कुमारी, मधु यदुवंशी, आयुष कुमार, प्रेशी कुमारी, राजा कुमार, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं आज के क्लास में। सब कुछ सही है, वीडियो वगैरह सब कुछ सही है। शानिया कुमारी, आयुष कुमार, राकेश कुमार यादव, बहुत बढ़िया बुआ। तो एक ही बार आपको जो है यस सर करनी है, लगातार यस सर नहीं करनी है बुआ। एक ही बार आपको यस सर करनी है, लगातार नहीं करनी है आपको, समझ गए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। ओके, जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी ज्वाइन हो जाएं। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी ज्वाइन हो जाएं। सब ठीक है, चलिए ठीक है बुआ, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, एक बार उसको रिमाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी जुड़ पाए। मधु यदुवंशी, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है बुआ जी। चलिए ठीक है बुआ, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका जो है क्विक रिमाइंड कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था, काफ़ी लंबा क्लास चला था, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था उसमें, जिसके टॉपिक्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। आपने पढ़ा था कि जीवन क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आपने पढ़ा था जीवन क्या होता है। आपने पढ़ा एक कोशिकीय जीव क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, जीवन अवधि क्या होते हैं, ये पढ़ा आपने। जीवन अवधि के उदाहरण आपने देखा, जीवन चक्र को पढ़ा और जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं को पढ़ा कि भ्रूणावस्था क्या होता है, जीर्णावस्था क्या होता है, या फिर जनन प्रवस्थाएं क्या होती है, या फिर किशोरावस्था क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे, सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था कि आज के क्लास से हम लोग जो है रिप्रोडक्शन को शुरू कर देंगे। तो आज से रिप्रोडक्शन की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जरा सा आप ध्यान देंगे, आपके सामने क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में डील किया था, आज 5वां क्वेश्चन होगा। और इसी तरीके से आपको नोट्स भी तैयार करने हैं। जिस तरीके से आप जो है आपके क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, सेम उसी प्रकार से आपको नोट भी तैयार करने हैं। जहाँ पे पिक्चर की डिमांड होगी वहाँ पिक्चर बनाने हैं, और जहाँ पर आपको जो है शॉर्ट नोट्स की डिमांड होगी वहाँ शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी जुड़ जाए। चलिए ठीक है बउआ, तो जनन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये जनन क्या चीज है। ठीक है, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि जनन क्या चीज होता है, ये क्यों जरूरी है, और जो जनन है ये कितने प्रकार के होते हैं। आपके सामने क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का रखा गया है कि जनन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, जनन क्या है या क्यों आवश्यक है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन क्या है बउआ, कोई भी जीव के द्वारा हम हो या फिर कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी जीव के द्वारा अपनी जाति के नए जीव को जन्म देने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। कोई भी जीव यदि अपने संतति को जन्म दे रहा है, नई संतति को जन्म दे रहा है, तो संतति को जन्म देने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। जनन क्यों जरूरी है, तो इस धरती पर जाति की निरंतरता बरकरार रहे, इस धरती पर लगातार जीवन बरकरार रहे, इस धरती पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है विकास होता रहे, नई जातियों नई प्रजातियों का उदय होता रहे, और जनक के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संततियों में स्थानांतरित होते रहे। इसके लिए जनन जो है एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया होती है। तो जरा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
कि जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। यानी सिंपल सा वर्ड में आपसे कहा गया कि जनन जो है वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जनन के द्वारा क्या करते हैं, कोई भी जीव अपने समान, जिस जाति का वो जीव होगा, हाथी है तो हाथी को जन्म देगा, घोड़ा है तो घोड़े को जन्म देगा, मनुष्य है तो मनुष्य को जन्म देगा, यानी अपने समान नए जीव को जन्म देते हैं। तो अपने समान नए जीव को जन्म देने की जो जैविक प्रक्रिया है उसे हम जनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन क्यों जरूरी है? तो जनन से क्या होता है कि किसी भी जाति का अस्तित्व जो है इस धरती पर निरंतर बरकरार रहती है। जनन से जीवों की संख्या बरकरार रहती है। जनन करते हैं तभी तो हमारी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो लगातार संख्या बनाए रखने के लिए जनन जो है आवश्यक जो है जैविक प्रक्रिया है। वंशानुगत गुण यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण हो सके, जैसे हमारे अंदर, आपके अंदर, आपके मम्मी पापा के लक्षण स्थानांतरित हुए हैं, उसी तरीके से और भी जो जीव हैं उनके जनकों के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संततियों में स्थानांतरित होते रहे, उसके लिए जनन आवश्यक है। जैविक विकास हो सके। आपको पता है कि आज से हजारों साल पहले बहुत सारी ऐसी जातियां, ऐसी जीवों की जातियां थी जो अब नहीं है, वो विकसित होकर नए जीव नए जाति में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे आज से हजारों साल पहले जाया जाए तो मनुष्य नहीं थे, ठीक है, बंदर और बनमानुस निवास कर रहे थे और बंदर और बनमानुस में ही लगातार इवोल्यूशन होता गया, विकास होता गया, जैविक विकास की प्रक्रिया चलती गई और मनुष्य जाति का उदय हुआ। यानी नई जाति के उदय के लिए भी जनन जो है महत्वपूर्ण है। तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट पे चर्चा किया कि जनन जरूरी क्यों है। सबसे पहले जाति की निरंतरता इस धरती पर बनी रहे, उसके लिए जनन जरूरी है। जाति की संख्या, किसी भी जीव की संख्या इस धरती पर बरकरार रहे, इसके लिए जनन जरूरी है। अपने माता पिता का जो लक्षण है पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संततियों में स्थानांतरित होते रहे, इसके लिए जनन जरूरी है। और नए जातियों का विकास होते रहे, इसके लिए जनन जरूरी है। यानी जनन जो है बहुत कारणों से जरूरी है जीवों में होना। चलिए अब सवाल ये उठता है, क्या सभी जीव जनन करते हैं? हाँ, जनन तो सभी जीव करते हैं, लेकिन कुछ जीव अकेले जनन करते हैं, कुछ जीव अपने साथी, अपने सहयोगी के सहायता से जनन करते हैं। अगर जीव अकेले जनन करेंगे तो उस जनन के प्रकार को हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। अगर जीव जो है अपने जाति के भिन्न लिंग वाले जीव की सहायता से जनन करेंगे तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे। तो जनन मुख्यतः 2 प्रकार के हो जाते हैं, अलैंगिक जनन और फिर क्या, लैंगिक जनन। जनन मुख्यतः 2 प्रकार के हो जाते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। किसी तरह का यदि डाउट रहे तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। लैंगिक जनन या फिर अलैंगिक जनन, बात समझ में आ गई। लैंगिक जनन जनन का वह प्रकार है जिसमें जनक की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। सिर्फ एक जनक भाग लेंगे यदि जनन में, सिर्फ एक जनक अकेला अपने संतति को जन्म देते हैं, अलैंगिक जनन। यदि जनन में 2 जनक भाग ले, यदि जनन में कितने जनक भाग ले? 2 जनक, एक नर और दूसरा कौन? मादा, ठीक है। एक नर जनक हो और एक मादा जनक हो और दोनों एक दूसरे के सहयोग से अपने संतति को जन्म दे, तो इस तरह के जनन को हम लोग जो है लैंगिक जनन कहेंगे। यहां पर बगल में कुछ पिक्चर से दिख रहे होंगे, यहां पर देखिए, यहां पर एक अमीबा का पिक्चर दिया गया है। इसका पिक्चर है, अमीबा का पिक्चर है। ये अमीबा का शरीर टूट रहा है, विभाजित हो रहा है, यहां पर विभाजन की प्रक्रिया चल रही है। शरीर 2 हिस्से में टूटा और दोनों हिस्सा जो है नया संतति का निर्माण किया। ये भी नया संतति और ये भी क्या है? नया संतति, ठीक है। यहां पर नए संतति का क्या हुआ है? निर्माण हुआ। तो यहां एक जीव जो है अकेला, अमीबा अकेला है, यानी जनक की संख्या कितनी है? एक जनक अकेला अपनी जनसंख्या को बढ़ाया और अपनी संतति को जन्म दिया, तो इसे हम लोग कहेंगे अलैंगिक जनन। वही अगर नीचे वाले डायग्राम को ध्यान से देखा जाए तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर एक मादा है और एक नर है, ठीक है। और मादा के यहां पर अंडाणु दिखाए गए हैं और नर के नीचे जो है शुक्राणु दिखाए गए हैं, यानी कि नर ने भी भाग लिया और मादा ने भी भाग लिया और अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिले और फिर एक नई कोशिका, नए जीवन की शुरुआत हुई और फिर एक नए जीव का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो इस एक नए जीव के निर्माण में 2 जनक ने भाग लिया। कितने जनक हैं? 2 जनक हैं। कितने जनक है वो? 2 जनक है। एक तो आप मादा है और दूसरा क्या है? नर है। तो ये कौन सा जनन का उदाहरण हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये हो जाएगा लैंगिक जनन, ठीक है। ऊपर वाला जो पिक्चर है वो अलैंगिक जनन को प्रदर्शित कर रहा है और नीचे वाला पिक्चर जो है वो लैंगिक जनन को प्रदर्शित कर रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है या कोई दिक्कत भी है? क्या इतनी बातें क्लियर है या कोई दिक्कत भी है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आयुष, बाबूलाल, आयुष कुमार, राजेश कुमार, सबको सही है? सर बहुत बढ़िया बउआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए जरा सा,
चलिए आगे चलते हैं। तो आगे इससे आगे बढ़ते हैं। अभी इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? हमने जनन का डेफिनेशन सीखा कि जनन का डेफिनेशन क्या होता है। हमने सिंपल सा डेफिनेशन यहां पर लिखा है, ठीक है। जनन क्यों जरूरी है, जनन क्यों जरूरी है, उसके बहुत सारे कारणों को हमने 4 कारणों को यहां पर सीखा। जनन कितने प्रकार के होते हैं, इस धरती पर तमाम जो जीव हैं वो जनन मुख्यतः कितने प्रकार से करते हैं वो हमने सीखा। 2 प्रकार से करते हैं, अलैंगिक जनन या फिर लैंगिक जनन। या जीव अकेले जनन करेगा या तो अपनी जाति के भिन्न लिंग वाले जीव की सहायता से जनन करेगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग जो है, जो पढ़ा हमने कि जनन 2 प्रकार का होता है, तो दोनों प्रकार को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। दोनों प्रकार को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अलैंगिक जनन को डिटेल में, ठीक है। फिर हम लोग कवर करेंगे लैंगिक जनन को डिटेल में कवर करेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए ठीक है बउआ। देखिए यहां पे तो क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, यह अलैंगिक जनन होता क्या है, ठीक है। तो जब कोई जीव अकेले ही, अभी हमने बताया कि अलैंगिक जनन में जनक की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो जब कोई जीव अकेले ही अपने जैसे संतति को जन्म देता है तो जनन का यह प्रकार अलैंगिक जनन कहलाएगा। तो जब कोई जीव अकेले ही अपने संतति को जन्म दे तो जनन का यह प्रकार क्या कहलाने वाला है, अलैंगिक जनन कहलाएगा या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अलैंगिक जनन कहलाएगा या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। क्या आपको डेफिनेशन याद रहेंगे? क्या डेफिनेशन याद रहेंगे? सिंपल सा डेफिनेशन हमने लिखा, जब कोई जीव अकेले ही अपने संतति को जन्म दे तो जनन का यह प्रकार अलैंगिक जनन कहलाता है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जैसा कि हमने बताया कि अलैंगिक जनन में सिर्फ 1 जनक भाग लेते हैं। जनक की संख्या कितनी होती है? 1 जनक होता है, इसीलिए हम इसे एकल जनकीय जनन भी कहते हैं या फिर इसे यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अलैंगिक जनन का दूसरा नाम है। अलैंगिक जनन का क्या है? दूसरा नाम है कि अलैंगिक जनन को हम लोग एकल जनकीय जनन भी कहते हैं। क्यों? अलैंगिक जनन को हम लोग एकल जनकीय जनन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन में सिर्फ 1 जनक भाग लेते हैं और जब 1 जनक भाग लेंगे तो उसे एकल जनकीय जनन कहेंगे या फिर यूनी का मतलब 1 होता है, यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहेंगे, ठीक है। तो अलैंगिक जनन का दूसरा नाम आपने समझा। सबसे पहली लाइन में आपने अलैंगिक जनन का डेफिनेशन देखा, दूसरी लाइन में आपने अलैंगिक जनन का दूसरा नाम देखा। अब देखिए, सामान्यतः अलैंगिक जनन जो है ना, निम्न कोटि के जीवों में देखने को मिलती है। हाँ, सामान्यता जो है अलैंगिक जनन जो है निम्न कोटि के जीवों में देखने को मिलती है। उच्च कोटि के जीवों, चाहे वो जंतु हो या पौधे हो, उसमें सामान्यतः लैंगिक जनन को प्राथमिकता दी जाती है। अलैंगिक जनन बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन निम्न कोटि के जो भी जीव जंतु होंगे, जो भी पेड़ पौधे होंगे, उसमें अलैंगिक जनन को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि सामान्यतः किस प्रकार के जीवों में आपको अलैंगिक जनन देखने को मिलेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा आंसर बउआ? तो सामान्यतः अलैंगिक जनन यानी इस प्रकार का जनन निम्न कोटि के जीवों में देखने को मिलता है। निम्न कोटि के जीवों में एक कोशिकीय जीव होगा, यह उत्तक स्तरीय जीव होगा। बहुकोशिकीय जीव, जटिल बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन को प्राथमिकता दी जाती है, अलैंगिक जनन को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? शुभम कुमार, मोस्ट वेलकम बउआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन की कुछ विधि। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी जीव इस धरती पर अलैंगिक जनन करते हैं, क्या सब में तरीका सेम होता है या फिर उनमें अंतर देखने को मिलता है? तो अंतर देखने को मिलता है बउआ। जितने भी जीव जंतु इस धरती पर अलैंगिक जनन करते हैं उनमें आपको काफी भिन्नता देखने को मिलती है। इसी कारण से अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों को, ठीक है, विभिन्न विधियों को क्लासिफाई किया गया है। तो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां मौजूद है, हमारे आसपास जीवों में देखने को मिल रही है। तो हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती है। तो अलैंगिक जनन की मुख्य जो है, अलैंगिक जनन करने वाले जीव जो हैं, कुछ जीव ऐसे होंगे जो विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन करेंगे, कुछ जीव ऐसे होंगे जो मुकुलन विधि के द्वारा जनन करेंगे, कुछ जीव ऐसे होंगे जो बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन विधि के द्वारा जनन करेंगे, कुछ जीव ऐसे होंगे जो पुनर्जनन यानी रीजनरेशन विधि के द्वारा जनन करेंगे, और कुछ जीव ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ जीव आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें विखंडी जनन के द्वारा जनन देखने को मिलेगा, और कुछ जीव ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कायिक प्रवर्धन देखने को मिलेगा। तो हमने क्या बोला कि इस धरती पर बहुत सारे जीव जो है
अलैंगिक जनन करते हैं, लेकिन सब में अलैंगिक जनन करने की जो विधि है वो अलग अलग होती है। कुछ जीव अलैंगिक जनन के लिए विखंडन विधि का प्रयोग करते हैं, कुछ जीव अलैंगिक जनन करने के लिए मुकुलन विधि का प्रयोग करते हैं, कुछ जीव अलैंगिक जनन करने के लिए बीजाणु जनन विधि का प्रयोग करते हैं, कुछ जीव अलैंगिक जनन करने के लिए पुनर्जनन विधि का प्रयोग करते हैं, कुछ जीव अलैंगिक जनन करने के लिए विखंडी जनन विधि का प्रयोग करते हैं। और सामान्यतः पादपों में, किसमें बउआ, सामान्यतः पादपों यानी पौधों में अलैंगिक जनन जो है वो कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा देखने को मिलती है। हर एक विधि को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर कोई जीव अलैंगिक जनन कर रहा है और वो विखंडन विधि का प्रयोग कर रहा है तो किस तरीके से जनन उसमें होने वाला है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन की सबसे पहली विधि को हम लोग पढ़ेंगे विखंडन, जिसे हम फीजन कहते हैं, उस पर हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, हाँ बउआ नायरा यादव, फिजन दो प्रकार का होता है, बिल्कुल फिजन दो प्रकार का होता है, आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले विधि को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन ही बना लिया है। पहले विधि को समझने के लिए हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन को ही बना लिया है कि विखंडन विधि के द्वारा आपको अलैंगिक जनन की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। विखंडन विधि के द्वारा पहला विधि, अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है विखंडन विधि, फिजन मेथड जो है, उसके द्वारा जीव अलैंगिक जनन कैसे करते हैं इसको आपको डिटेल में समझानी है, डायग्राम के साथ समझानी है। बात क्लियर है? तो हमने क्या लिखा क्वेश्चन, विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन की व्याख्या करें, एक्सप्लेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मेथड ऑफ फिजन। सबसे पहले फिजन का मतलब समझ लीजिए, विखंडन का मतलब समझ लीजिए। विखंडन का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना या फिर विभाजित होना। हमने क्या बोला, विखंडन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना या फिर विभाजित होना। ठीक है, विखंडन विधि के द्वारा जो भी जीव अलैंगिक जनन करेंगे उनका शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा, विखंडित होगा, विखंडन होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा या विभाजित होगा। और शरीर जब टूटेगा तो टूटा हुआ प्रत्येक टुकड़ा, शरीर टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है टुकड़े में टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा और हर टुकड़ा एक नए संतति के रूप में वृद्धि करना शुरू करेगा। क्या बात क्लियर है इतनी? हमने क्या बोला कि जो विखंडन है इसका अर्थ होता है टूटना। विखंडन का अर्थ क्या होता है, टूटना होता है। जो भी जीव अलैंगिक जनन करेंगे विखंडन विधि के द्वारा उनका शरीर टूटेगा, उनका शरीर विभाजित होगा और विभाजित प्रत्येक टुकड़ा एक नए संतति के रूप में विकसित होगा, नए संतति का निर्माण कर लेगा। तो देखते हैं यहां पर विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय जीव, हाँ ये भी चीज ध्यान रखना है आपको कि विखंडन विधि सामान्यतः किसमें देखने को मिलती है, तो सामान्यतः एक कोशिकीय जीव में देखने को मिलती है। एक आध एक्सेप्शन कहीं पे आपको देखने को मिल जाता है, तो उस एक्सेप्शन को अभी इग्नोर करते हैं। कुछ बहुकोशिकीय जीव जो विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं उसको अभी इग्नोर करके चलते हैं। अभी सिंपल मान के चलते हैं कि जो विखंडन विधि के द्वारा जनन है वो सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में ही देखने को मिलता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन, विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कोशिकीय जीव अपना शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। और विभाजित प्रत्येक भाग स्वतंत्र रूप से विकसित होकर नया जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। काफी आसान स्टेटमेंट है। क्या बोला गया कि विखंडन विधि द्वारा जब अलैंगिक जनन होगा तो उसमें एक कोशिकीय जीव भाग लेगा और वो एक कोशिकीय जीव अपने शरीर को विभाजित कर लेगा, दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित करेगा और विभाजित प्रत्येक टुकड़ा एक नए संतति के रूप में वृद्धि करना शुरू कर देंगे, विकसित हो जाएंगे, नए संतति बन जाएंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? किनका बर्थडे है? राकेश कुमार यादव, हैप्पी बर्थडे बउआ। और रजनी कुमारी, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए, शिवराज, बाबूलाल, रजनीश कुमार। जो बच्चे नहीं जुड़े उनको शेयर कर दीजिए बउआ, जो बच्चे एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब यहां पर क्या है कि अगर वो एक कोशिकीय जीव जो विखंडन विधि के द्वारा जनन करने वाले हैं, यदि उनका शरीर दो हिस्से में टूटता है, यदि उनका शरीर कितने हिस्से में, दो हिस्से में टूटता है, तो उसे हम द्विविखंडन कहेंगे। यदि उसका शरीर जो है दो से अधिक हिस्से में टूटता है तो बहुविखंडन कहेंगे। दो से अधिक हिस्से में टूटेगा तो बहुविखंडन कहेंगे। क्या बातें क्लियर है? हमने क्या बोला, यदि शरीर दो हिस्से में टूटता है द्विविखंडन, दो से अधिक हिस्से में टूटता है, दो से अधिक हिस्से में शरीर विभाजित होता है तो बहुविखंडन। इस तरीके से जो विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन है इसके दो प्रकार हो जाते हैं, एक तो द्विविखंडन या द्विखंडन बाइनरी फिजन और दूसरा बहुखंडन या मल्टीपल फिजन। द्विखंडन या फिर बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होगा, शरीर दो भागों में विभाजित होगा। ठीक है, शरीर दो भागों में विभाजित होगा। वही बहुखंडन में शरीर जो है दो से अधिक भागों में
दो से अधिक भागों में क्या होगा, विभाजित होगा। दो से अधिक भागों में क्या होगा, विभाजित होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? विखंडन विधि के कितने प्रकार, विखंडन विधि के कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं विखंडन विधि के, दो प्रकार, द्विखंडन और बहुखंडन, जिसे आप द्विविखंडन और बहुविखंडन भी कह सकते हो, बाइनरी फिशन या फिर मल्टीपल फिशन। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलिए द्विखंडन को समझते हैं। सबसे पहले द्विविखंडन को समझते हैं। द्विविखंडन क्या होता है, किस प्रकार होता है, किन जीवों में देखने को मिलता है, तो देखते हैं। द्विखंडन यानी द्विविखंडन क्या बोला गया कि द्विविखंडन जो है अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव अपने शरीर को दो समान, अपने शरीर को दो समान तथा स्वतंत्र संतानों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। ठीक है, एक शरीर होगा जिसका शरीर एक कोशिका से बना होगा और वो शरीर दो हिस्से में विभाजित होगा और दोनों हिस्सा नया स्वतंत्र संतति बन जाएगा, नया बच्चा बन जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए, इसमें होता क्या है, ध्यान रखना है आपको। जब कोशिका विभाजित हो रही होगी, जब एक कोशिकीय जीव अपना विभाजन कर रहा होगा, द्विविखंडन कर रहा होगा, तो उस दौरान सबसे पहले जो कोशिकांग बटेगी वो नाभिका होगा या फिर केंद्रक होगा। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बताइए द्विखंडन के दौरान सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है, वो नाभिका का या फिर केंद्रक का होता है, नाभिका का या फिर केंद्रक का होता है। क्या बातें क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछे तो बना दोगे ना, क्वेश्चन पूछे तो बना दोगे ना कि यदि चलिए ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए द्विविखंडन विधि के दौरान सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है, तो आंसर क्या होगा आपका, केंद्रक या फिर नाभिक। जब केंद्रक विभाजन हो जाता है तब जाकर कोशिका द्रव विभाजित होते हैं, साइटोप्लाज्म विभाजित होते हैं। यहां पर जो साइटोप्लाज्म शब्द इस्तेमाल में लाया गया है वो किसके लिए, कोशिका द्रव के लिए। किसके लिए? कोशिका द्रव के लिए। तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है और ये कोशिका दो खंडों में विभाजित हो जाती है और दोनों खंड स्वतंत्र संतति का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह का जनन आपको किसमें देखने को मिलेगा? पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, द्विखंडन हमेशा आपको अनुकूल परिस्थिति में देखने को मिलेगा, अनुकूल परिस्थिति में देखने को मिलेगा। द्विखंडन हमेशा आपको किसमें देखने को मिलेगा? अनुकूल परिस्थिति में देखने को मिलेगा। अनुकूल परिस्थिति का मतलब क्या है कि अगर जीव को जितनी भोजन चाहिए मिल रहा है, जितना तापमान चाहिए मिल रहा है, जितना जल चाहिए मिल रहा है, तो वो अनुकूल परिस्थिति होती है। और सामान्यतः अनुकूल परिस्थिति में ही द्विविखंडन देखने को मिलता है। द्विखंडन देखने को मिलता है किस किस में मिलेगा? अमीबा में। ठीक है, अमीबा को यदि कोई दिक्कत नहीं है, जल की दिक्कत नहीं है, भोजन की दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, कोई इसी तरह का परेशानी नहीं है, कंफर्ट जोन में है, तो ये धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, द्विविखंडन करेगा। पैरामीशियम के साथ भी सेम कंडीशन। तो अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, एक कोशिकीय बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? द्विविखंडन के द्वारा अपनी जनसंख्या को बढ़ाते। क्या ये एग्जाम्पल याद रहेगा कि द्विविखंडन आपको किन किन जीवों में देखने को मिलता है? अमीबा और पैरामीशियम, यूग्लिना सबसे हॉट एग्जांपल है। उसके बाद फिर जितने भी जीवाणु होते हैं, इन सभी में आपको द्विविखंडन देखने को मिलती है। क्या बातें क्लियर है? आरुष कुमार बोल रहे बाइनरी फिजन में दिक्कत है। बाइनरी फिजन में दिक्कत क्या है हुआ? इसमें कुछ है ही नहीं। बाइनरी फिजन का मतलब यह हुआ, द्विखंडन का मतलब यह हुआ कि जो भी जनक होगा, जो जनन करने वाला जीव होगा, जैसे मान लेते हैं अमीबा। ठीक है, अमीबा में द्विविखंडन देखने को मिलता है। अब ये अमीबा जब जनन करने योग्य हो जाएगा तो ये अपने शरीर को दो खंडों में विभाजित कर लेगा और दोनों खंड नया बच्चा होगा, यानी जनक खत्म और जनक का शरीर बच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? तो अगर शरीर दो खंडों में बंटता है तो द्विविखंडन, दो से अधिक खंडों में बंटता है तो बहुविखंडन। क्या बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हो गई? हाँ, और कुछ पॉइंट अलग से याद रखनी है कि जब द्विविखंडन होता है तो पहले केंद्रकीय विभाजन होता है और उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। क्लेमाइडोमोनास बिल्कुल वो हुआ, क्लेमाइडोमोनास में भी आपको जो है द्विविखंडन देखने को, क्लेमाइडोमोनास शैवाल है बउआ, क्लेमाइडोमोनास शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास शैवाल है और इसमें बाइनरी फिजन नहीं देखने को मिलता है। क्लेमाइडोमोनास, आप बताइए चल बीजाणु किसमें बनते हैं? मधु, चल बीजाणु किसमें बनते हैं? मधु यदुवंशी आंसर करेंगे, चल बीजाणु किसमें बनते हैं? क्लेमाइडोमोनास एग्जांपल में नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे तो एग्जांपल समझ में आ गई, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया। ओके, बहुत बढ़िया होगा। आगे चलते हैं। तो
तो देखते हैं द्विविखंडन के एग्जाम्पल को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अमीबा के एग्जाम्पल के द्वारा द्विखंडन को समझेंगे, फिर पैरामीशियम के एग्जाम्पल के द्वारा, फिर युगलीना के एग्जाम्पल के द्वारा। यानी 3 एग्जाम्पल जो है कंपलसरी है जिसके द्वारा हमें द्विखंडन को समझना है। और एग्जामिनेशन में डायग्राम पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन में क्या है वो डायग्राम पूछे जाते हैं, तो वो यहां से आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे शैवाल में और कवक में, शैवाल में और कवक में। इसकी बात हम आगे करते हैं बबुआ, इसकी बात हम आगे करते हैं। सामान्यतः शैवाल में जो है आपको जो है बीजाणु जनन देखने को मिल जाता है। शैवाल जो है, कुछ शैवाल ऐसे हैं जो लैंगिक जनन भी करते हैं और कुछ शैवाल ऐसे हैं जिसमें आपको जो है विखंडी जनन देखने को मिलता है। ठीक है, द्विविखंडन नहीं होगा, द्विविखंडन नहीं होगा। ठीक है, हाँ, कवक की बात अगर आप कर रहे हो तो एक कोशिकीय कवक जो है वो ईस्ट है और ईस्ट में मुकुलन देखने को मिलता है। और बाकी कवक में सामान्यतः बीजाणु जनन होते हैं, कवक में सामान्यतः बीजाणु जनन होते हैं। ठीक है, बहुत क्लास आपने मिस किए हो बउआ, आगे हम एग्जाम्पल लेंगे कवक का भी, शैवाल का भी। क्लियर है? तो फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं कि हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर क्या, अमीबा, पैरामीशियम। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है, सॉरी अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है। हम 3 एग्जाम्पल के द्वारा द्विखंडन को समझेंगे, 3 एग्जाम्पल के द्वारा द्विखंडन को समझेंगे। क्लियर है? चलते हैं आगे। सबसे पहले है आपका क्या एग्जाम्पल फर्स्ट, अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में द्विविखंडन किस तरीके से होता है हम इस पूरे प्रक्रिया को समझेंगे। जो बच्चे अभी तक भी नहीं जुड़े हैं उनको क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी जुड़ पाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि अमीबा है क्या, अमीबा दिखाई कैसा देता है। ठीक है, तो अमीबा के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो कि सर जी ये जो अमीबा होता है ना, ये जो अमीबा होता है इसका जो शरीर होता है, अमीबा का जो शरीर होता है वो एक कोशिका से बनी हुई होती है। ये आपको स्वच्छ जल में देखने को मिलता है। यह एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है मतलब इसमें सुस्पष्ट केंद्रक आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए पिक्चर को समझते हैं बउआ। देखिए यहां पर हम पिक्चर बना लेते हैं अमीबा का। किसी भी तरीके से आप जो है डायग्राम को खींच दीजिए, ये कहीं ना कहीं जो है अमीबा हो जाता है। किसी भी तरीके से आप डायग्राम खींच दीजिए, किसी भी तरीके से कोशिका के बाहरी दीवार को बना दीजिए, ये अमीबा हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बउआ। तो क्लेमाइडोमोनास भी तो शैवाल है ना, एक कोशिकीय शैवाल है बउआ। ठीक है, आगे देखेंगे उसको। चलते हैं, तो ये अमीबा है। अब अमीबा का ये बाहर का हमने बाउंड्री बनाया। अमीबा की एक कोशिका, एक ही कोशिका का तो शरीर होता है उसका। ठीक है, तो बाहर कोशिका झिल्ली हो जाएगा, अंदर में कोशिका द्रव हो जाएंगे, अंदर में कोशिका द्रव हो जाएगा और फिर बाकी जगह पर आपको जो है केंद्रक देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अंदर में आपको केंद्रक देखने को मिलेगा। इस जगह पर क्या होगा, केंद्रक, और इस केंद्रक में आपको जो है इसका डीएनए भी देखने को मिलेगा। डीएनए कुछ इस तरीके का होता है। क्या इतना चीजें दिखाई दे रहा है? क्या इतनी चीजें दिखाई दे रही है? ठीक है, हमने क्या बनाया, सबसे बाहरी दीवार को बनाया, अमीबा के सबसे बाहरी दीवार। फिर दीवार के अंदर हमने जो है कोशिका द्रव को फिलअप कर दिया। कोशिका द्रव को फिलअप करने के बाद हमने बीच में एक सुस्पष्ट केंद्रक बनाया और उस सुस्पष्ट केंद्रक के अंदर हमने दिखा दिया कि इस अमीबा का आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए मौजूद है। इतने को हम लेवल कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे बाहर का जो दीवार है इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। सबसे बाहरी जो दीवार है इसे हम कोशिका झिल्ली कहेंगे या फिर इसे कहेंगे शेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या फिर क्या कहेंगे, शेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, फिर इसके अंदर जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, द्रव अर्ध ठोस तरल पदार्थ अंदर भरे होते हैं जिसे हम कोशिका द्रव कहेंगे या फिर कहेंगे साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव या फिर क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। हर एक नॉमिनेशन आपको याद रखनी है बउआ, हर एक नॉमिनेशन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं, चलिए आगे। फिर बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ये केंद्रक, बीच में आपको क्या मिल रहा है, ये केंद्रक देखने को मिल रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक या फिर क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। फिर इस न्यूक्लियस के अंदर ये हमने गुलाबी रंग से जो दिखाया है ये क्या है, तो ये है आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए है। डीएनए का कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। डीएनए का कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या? डीएनए का कोई फुल फॉर्म बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। चलिए, डाईऑक्सी नहीं, आप फिर गलती कर रहे हो मधु यदुवंशी, आप बार बार गलती करते हो। डीऑक्सीराइबो, डाई नहीं, डाई मतलब दो हो जाता है, डी मतलब होता है एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। डी मतलब एक ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है, डाई मतलब होता है दो ऑक्सीजन, ठीक है, दो ऑक्सीजन ही है, तो ये गलत है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है, और डीएनए सभी जीवों के आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है ये? आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ किसे कहेंगे? वैसा कोई भी पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है और अपने साथ जनक के लक्षण को भी ले जाता है, उसे हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको हम लोग इंग्लिश में जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, आनुवांशिक पदार्थ या फिर जेनेटिक मटेरियल कहेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको अपने मम्मी से क्या मिला है? उनका गुणसूत्र जो कि डीएनए से बना होता है। आपको अपने पिता से क्या मिला है? उनका गुणसूत्र जो कि डीएनए से बना होता है। और मम्मी और पापा के लक्षण जो आपके अंदर मौजूद हैं वो किसकी वजह से? डीएनए की वजह से। मतलब डीएनए वह पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है और जनक की विशेषता, जनक के लक्षण को भी अपने साथ लेकर जाती है, और वैसे पदार्थों को हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ है। बात क्लियर है? बात क्लियर है इतना बउआ? चलिए ठीक है बउआ, आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा ध्यान देते हैं कि सर जी, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि एक अमीबा को यदि चलना होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा, तो इसके लिए ये किस संरचना का उपयोग करते हैं? एक अमीबा को यदि गति करना होता है, जैसे हमारे पास हाथ पैर होता है जिसकी वजह से गति करते हैं, ठीक है। अमीबा के पास ऐसा कौन सी चीज होता है, वो किसका निर्माण कर पाते हैं जिसकी वजह से वो गति करते हैं? क्योंकि अगर ये जल में रहते हैं तो जल में एक जगह से दूसरे जगह इनको जाना पड़ता होगा भोजन की तलाश में, भोजन को खाने के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए। तो आप बताइए कि ये जल में गति करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? जल में गति करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कूटपाद, आरुष। चलिए, तो जल में गति करने के लिए क्या करते हैं? ये अपने शरीर के ऊपर ये उभार, ये जो आप उभार देख रहे हो ना, सामान्यतः इनकी कोशिका गोलाकार ही होती है बुआ, लेकिन ये जो उभार आप देख रहे हो ना, ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें गति उत्पन्न हो रहा है, और ये इनका झूठा पैर कहलाता है। ये इनका झूठा पैर कहलाता है, जिसे कूटपाद कहते हैं। ये इनका झूठा पैर कहलाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, स्यूडोपोडिया, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि स्यूडोपोडिया क्या है, किसके पास देखने को मिलेगा। तो स्यूडोपोडिया जो है यह एक झूठा गतिशील अंग है जो कि आपको अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा गति करने के लिए इन्हीं का प्रयोग करता है। बात क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत? क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसा अमीबा है जो परिपक्व हो चुका है, जनन के लिए तैयार हो चुका है, और ये जनन करने वाला है। तो जब ये जनन करने वाला होगा तो सबसे पहला काम ये क्या करेगा? जब ये जनन करने वाला होगा तो सबसे पहला काम जो ये करेगा वो क्या करेगा? क्या कोई बता सकते हैं कि सबसे पहला काम ये क्या करने वाला है? सबसे पहले ये क्या करेगा? अपना जो डीएनए है, अपना जो डीएनए है, जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ एक है इसके पास, इसी के जैसा एक नया फोटोकॉपी तैयार करेगा। जो डीएनए इसके पास है समान उसी के जैसा नया डीएनए को तैयार करेगा। सबसे पहला काम ये होगा, ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा। तो फिर से हम अमीबा का पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं? अमीबा का पिक्चर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अमीबा का पिक्चर बना लिया। फिर हमने क्या देखा? अंदर केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर में क्या है? तो केंद्रक के अंदर में जो है इसका डीएनए है, और इसने क्या किया? पहले एक डीएनए था, लेकिन अब इसके पास आइडेंटिकल दो डीएनए हैं, समान दो डीएनए हैं, क्योंकि इसने अपने डीएनए का फोटोकॉपी तैयार कर लिया। आप लोग बताओ, डीएनए से यहां डीएनए बनाया गया, एक डीएनए से दो डीएनए को तैयार किया गया, तो डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कोई बता सकते हैं? डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, अंदर में कोशिका द्रव हम यहां पर जब तक फिलअप कर देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
डीएनए से डीएनए तैयार करेगा, ठीक है, ये तो समझ में। डीएनए रेप्लिकेशन, प्रेषी कुमारी ने आंसर किया है डीएनए रेप्लिकेशन, जिसे हम डीएनए प्रतिकृतिकरण भी कहते हैं। बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हम डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं। इसका मतलब यहां पर सबसे पहला काम क्या हुआ, इस अमीबा ने अपने डीएनए का प्रतिकृति तैयार किया, जिसको हम बोलते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं, डीएनए प्रतिकृतिकरण, या फिर इंग्लिश में कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए प्रतिकृतिकरण या फिर इंग्लिश में कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ, अब ये क्या कर सकता है, अपने जो कूटपाद है उसको अंदर ले सकता है, ठीक है। ये पहले भी कूटपाद को अंदर ले सकता था, लेकिन यहां पर हमने जो डायग्राम बनाया इसमें कूटपाद थोड़ा सा लेट से अंदर ये ले रहा है, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला है, अपना जो कूटपाद है उसको अंदर की ओर ग्रहण करके ये गोलाकार आकृति में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, गोलाकार आकृति में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सामान्यतः ये घटना घटित भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। चलिए, तो एक कूटपाद को अपने अंदर ग्रहण कर लिया और ये गोलाकार आकृति में कन्वर्ट हो गया, जिसके अंदर आपको कितने डीएनए देखने को मिल रहे हैं, 2 डीएनए देखने को मिल रहे हैं, 2 आइडेंटिकल डीएनए देखने को मिल रहा है, और बाकी जगहों पर आपको कोशिका द्रव, ठीक है। तो यहाँ पर घटना क्या घटी होगा, कोई बता सकते हैं? यहाँ पर घटना क्या घटा? घटना ये घटा कि कूटपाद को अंदर की ओर खींच लिया गया और कोशिका गोल हो गई। कूटपाद को अंदर की ओर खींच लिया गया और कोशिका क्या हो गई, हाँ, सर्कल जैसा हो जाएगा। सर्कल नहीं, बेसिकली बॉल जैसी संरचना के हो जाए, गोल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख ही देते हैं, यहां पर घटना क्या घटा है, घटना ये घटा कि सर जी यहां पर जो कूटपाद था, कूटपाद को अंदर की ओर खींच लिया गया, और इसकी वजह से ये कैसी आकृति की हो गई, गोलाकार आकृति की हो गई। ये गोलाकार आकृति की हो गई। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होने वाला है कि सर जी ये अब क्या करेगा, अब अपने केंद्रक को बांटना शुरू करेगा। नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से समझेंगे बउआ। ये अब अपने केंद्रक को क्या करेगा, बांटना शुरू करेगा। कुछ इस तरीके से केंद्रक को बांटेगा। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। फर्स्ट स्टेप समझ गए। फर्स्ट स्टेप में हमने अमीबा को समझा। दूसरे स्टेप में हमने देखा अमीबा ने क्या किया, अपने डीएनए को डबल कर लिया। तीसरे स्टेप में हमने क्या देखा, ये अपने कूटपाद को अंदर की ओर खींचकर गोलाकार आकृति में परिवर्तित हो गया। चौथा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि सर जी ये अब अपने केंद्रक को बांटना शुरू करेगा। ये अपने केंद्रक को बांटना क्या करेगा, शुरू करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये केंद्रक को ये बांटेगा। जरा ध्यान से देखेंगे, ये गोलाकार आकृति का तो है ही, ठीक है, ये गोलाकार आकृति का है। फिर क्या देखने को मिल रहा है कि इसका जो केंद्रक है इस तरीके से, इसका जो केंद्रक है कुछ इस तरीके से किसी भी दिशा में बढ़ सकता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहते हैं कि अमीबा में अनियमित द्विविखंडन देखने को मिलता है। एक डीएनए जो है ये ऊपर की ओर चला जाएगा और एक डीएनए जो है वो नीचे की ओर चला जाएगा। एक डीएनए ऊपर की ओर और एक डीएनए कहाँ, नीचे की ओर। और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्रक बंटने शुरू हो गए। केंद्रक का विभाजन होना क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, केंद्रक का विभाजन होना शुरू हो गया। तो इस स्टेप को नाम क्या देंगे बउआ, केंद्रकीय विभाजन। चलिए आप लोग केंद्रकीय विभाजन का टेक्निकल नेम जरा सा टाइप कर देंगे कमेंट बॉक्स में। केंद्रकीय विभाजन को टेक्निकली क्या कहा जाता है, केंद्रकीय विभाजन को क्या कहा जाता है। ठीक है, जब तक हम इसका नामकरण करते हैं। यहां पर घटना क्या घट रही है, घटना घट रही है केंद्रकीय विभाजन, जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। केंद्रकीय विभाजन या फिर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। केंद्रकीय विभाजन का दूसरा नाम बता देना है। न्यूक्लियर डिवीजन इंग्लिश टर्म है बउआ, न्यूक्लियर डिवीजन इंग्लिश टर्म है बाबूलाल। न्यूक्लियर डिवीजन नहीं, न्यूक्लियर डिवीजन तो हमने बता ही दिया, केंद्रकीय विभाजन को हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन इसका टेक्निकल नेम आपको बताना है, टेक्निकल नेम बताना है। देखिए, केंद्रकीय विभाजन को टेक्निकली कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, केंद्रक की विभाजन होना, केंद्रक का विभाजन होना। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है?
हाँ, अब देखिए अभी तक कोई भी कोशिकांग नहीं बटा था, ये पहला कोशिकांग है जो बटना शुरू किया। ठीक है, केंद्रक पहला कोशिकांग है जो बटना शुरू किया, इसलिए बोलते हैं द्विविखंडन के दौरान सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है, तो केंद्रक का या नाभिका का विभाजन होता है। और केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े? क्या इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े? क्या इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े? चलिए ठीक है, देख चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप में ये केंद्रक बट चुका होगा और ये केंद्रक एक से क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। केंद्रक बट चुका होगा और ये केंद्रक एक से क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि चलिए ये फिर से हम एक गोलाकार अमीबा बना लिए और इसके अंदर आपको कितने केंद्रक देखने को मिलेंगे? दो केंद्रक, क्योंकि केंद्रक बटना शुरू किया ना बउआ। अब केंद्रक जब बटना शुरू कर दिया तो एक समय में बट ही जाएगा। बट गया केंद्रक, जब केंद्रक बट गया तो केंद्रक की संख्या अब अमीबा के अंदर कितनी हो गई? दो हो गई। अब अमीबा के अंदर केंद्रक की संख्या कितनी हो गई? दो हो गई। ठीक है, अब केंद्रक की संख्या दो हो गई तो यहां पर हम लेबल भी कर देते हैं कि चलिए ठीक है, यहां पर ऐसा अमीबा का निर्माण हो गया है, ऐसा जनक अमीबा है ये जो जनन कर रहा है और जनन के दौरान सबसे पहली कोशिकांग का यह विभाजन कर चुका है और दो केंद्रक का क्या कर चुका है? निर्माण कर चुका है। तो दो केंद्रक बन चुके हैं, केंद्रकी विभाजन खत्म हो चुका है, दो केंद्रक बन चुके हैं। केंद्रक दो हैं तो टू न्यूक्लियाई बोलेंगे, एक रहेगा तो न्यूक्लियस बोलेंगे, दो रहेगा तो न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? ऋचा कुमारी क्या दिक्कत है ये बता दीजिए। ऋचा कुमारी क्या दिक्कत है ये बता दीजिए। ओके, यदुवंशी इन्होंने यश बोला है, बाबूलाल यश, बहुत बहुत बढ़िया बउआ। ठीक है, बहुत 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 बड़े, बहुत 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 बढ़िया। चलिए इतनी चीजें तो क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं से कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण में दिक्कत है आपको? ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना, अगर किसी कोशिका के अंदर कोई एक डीएनए है और उसी के जैसा नया डीएनए तैयार होता है तो इस घटना को डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ओके, ऋचा कुमारी हमने आंसर कर दिया कि अगर डीएनए है और उसी के जैसा नया डीएनए बन रहा है, एक डीएनए से दो डीएनए तैयार हो गया, तो इस घटना को हम डीएनए प्रतिकृतिकरण कहेंगे या डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे। चलिए, अब यहाँ पर जो दो डीएनए बना था वो डीएनए अलग हो चुका है, एक अलग केंद्रक में, एक अलग केंद्रक में, और इस तरीके से दो केंद्रक का क्या हो चुका? निर्माण हो चुका। इस तरीके से दो केंद्रक का क्या हो चुका है? निर्माण हो चुका है। यह नेक्स्ट स्टेप। चलिए इसके आगे क्या स्टेप पे चलते हैं। इसके आगे क्या होना है? इसके आगे जब केंद्रक बट जाएगा, अभी आपने थोड़ा देर पहले आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि सबसे पहले केंद्रकी विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है और एक कोशिका, एक जनक शरीर दो हिस्से में बट जाती है। ठीक है, तो अब जो है, हाँ बिल्कुल बउआ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा अब। चलिए, तो इस तरीके, हाँ अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हम बात अमीबा की करते हैं तो अमीबा किसी भी डायरेक्शन में कोशिका द्रवई विभाजन को शुरू कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट भी, अप टू डाउन भी, या फिर ऑब्लिक तिरछा भी कर सकता है। आप तिरछा भी कर सकता है। ओके, तो जरा सा देख लीजिए। तो यहां पर हम अमीबा को बना दिए फिर से। अब यहां पर अमीबा, हम ऐसा अमीबा बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम अमीबा बना रहे हैं और यहां पर आप देख रहे हो कि अमीबा के शरीर के ऊपर संकुचन दिखाई दे रहा है। अमीबा के शरीर के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? संकुचन दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से। ऊपर एक केंद्रक आना शुरू हो गया, एक केंद्रक जो है नीचे आना क्या हो गया? शुरू हो गया। एक केंद्रक ऊपर और एक केंद्रक कहां चले गए? नीचे। एक डीएनए जो है ऊपर वाले केंद्रक में और एक डीएनए जो है नीचे वाले केंद्रक में, एक डीएनए ऊपर वाले केंद्रक में और एक डीएनए नीचे वाले केंद्रक में। कोई दिक्कत है बउआ? देखिए, अब यहाँ पर बेसिकली प्रक्रिया क्या चली? यहाँ पर प्रक्रिया ये चला कि सर जी ये कोशिका झिल्ली जो है अंदर की ओर धंसना शुरू कर दिया और जो कोशिका द्रव अंदर पूरे में फैला हुआ था, अब वो कोशिका द्रव आधा ऊपर और आधा नीचे, कोशिका द्रव बटना शुरू कर दिया। इसी घटना को तो हम कह रहे हैं कोशिका द्रवी विभाजन। ठीक है, कोशिका द्रवी विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो घटना घटित हो रही है इसे क्या बोलेंगे? कोशिका द्रवी विभाजन बोलेंगे, कोशिका द्रवी विभाजन बोलेंगे, या फिर इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक
साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहेंगे, कोशिका द्रवी विभाजन या फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब आप हमको ये बता दीजिए कोशिका द्रवी विभाजन को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव की बंटने की घटना क्या कहलाती है? कोशिका द्रव बंटने की घटना क्या कहलाती है? बाबूलाल ज्यादा पॉजिटिव मत होइए, ठीक है? आप बार बार एक ही चीज़ लिख रहे हो, अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ऐसा समझा, लेकिन बार बार एक ही चीज़ें मत लिखा करिए, ठीक है? चलिए, तो आप हमको ये बता दीजिए कि कोशिका द्रवी विभाजन को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? कोशिका द्रवी विभाजन को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? सलोनी सिंह, भोला यादव, मनीष यादव, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए बउआ। कोशिका द्रवी विभाजन को साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? नूब प्लेयर सेल डिवीजन नहीं बउआ। जिस तरीके से केंद्रकी विभाजन को हमने कैरियोकाइनेसिस कहा है, उसी तरीके से कोशिका द्रवी विभाजन का भी तो कुछ नाम होगा ना, कुछ नाम होगा ना। चलिए, इसको हम, हाँ, साइटोकाइनेसिस, बहुत बढ़िया बुआ, एक बच्चे ने जवाब दिया है साइटोकाइनेसिस, प्रेसी कुमारी, बहुत बढ़िया बुआ, ठीक है? ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रवी विभाजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम लोग टेक्निकली क्या नाम देते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस, 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 ठीक है? तो साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रवी विभाजन, साइटोकाइनेसिस, ठीक है? कोशिका द्रव के बंटने की प्रक्रिया को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। बहुत बढ़िया, नो प्लेयर, हाँ बहुत बढ़िया बुआ, आपने भी सही आंसर किया है। कोशिका द्रव के बंटने की प्रक्रिया को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की प्रक्रिया को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बहुत बढ़िया बुआ, ठीक है? अब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होना शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो झिल्ली है इस पर संकुचन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये एक शरीर दो हिस्से में बट जाएगा और दो शरीर का निर्माण कर लेगा। ये एक शरीर दो हिस्से में बट जाएगा और क्या हो जाएगा? इससे दो शरीर का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, ठीक है? तो एक शरीर दो हिस्से में बट जाएगा और जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो देख लो, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है टूटकर ऊपर एक नया अमीबा का निर्माण कर लिया, नीचे वाला हिस्सा टूटकर एक नया अमीबा का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। दोनों का शरीर जो है बिल्कुल अपने जनक के जैसा है, माता के जैसा है, लेकिन ये छोटा छोटा है, बटा भी है, समान बटा है, दोनों की आकार और आकृति बिल्कुल क्या है? समान है, और दोनों के पास डीएनए भी बिल्कुल क्या होंगे? समान होंगे। दोनों के पास डीएनए भी बिल्कुल क्या होंगे? समान होंगे। और ऐसे संततियों को हम लोग क्लोन कहते हैं, पढ़ा है आपने? ऐसे संततियों को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। हाँ बिल्कुल बउआ, नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये बन गया नया संतति, तो ये है नया संतति या नया अमीबा कह सकते हो आप, नया अमीबा या फिर संतति। संतति को हम लोग प्रोजेनी कहते हैं या ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है? ये नया अमीबा है या फिर नया संतति कह सकते हो, ठीक है? नया संतति, संतति को आप लोग प्रोजेनी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोजेनी, ठीक है? या फिर इसे ऑफ स्प्रिंग कहोगे, ऑफ स्प्रिंग कहोगे आप, ऑफ स्प्रिंग कहोगे। आप लोग जो है अपने माता पिता का प्रोजेनी हो या फिर ऑफ स्प्रिंग हो, आप लोग अपने माता पिता का प्रोजेनी हो या फिर क्या हो? ऑफ स्प्रिंग हो, ये चीज ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये दोनों जो है अपने जनक अमीबा का प्रोजेनी है यानी ऑफ स्प्रिंग है, प्रोजेनी या फिर क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? और यहाँ आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई कि जनसंख्या बढ़ गई। पहले एक अमीबा था, अब जो है पहले एक अमीबा था, अब दो अमीबा है, जनसंख्या बढ़ी, इसका मतलब जनन हुआ। अब जनन के दौरान क्या देखने को मिला? सिर्फ एक जनक ने, जनन के दौरान आपको क्या देखने को मिला? सिर्फ एक जनक अकेला ही, एक जो जीव है वो अकेला ही अपने जैसे संतति को जन्म दे दिया। एक जीव अकेला ही अपने जैसे संतति को क्या किया? जन्म दे दिया, ठीक है? तो अगर अकेला जन्म दिया है तो अलैंगिक जनन, अकेला जन्म दिया है तो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो जो जीव जनन करता है ना बुआ, उसे जनक जीव कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रहेगा क्या? ये अमीबा है, ये अमीबा है और ये जनन करने वाला है, मतलब ये क्या है? जनक जीव है, पैरेंटल ऑर्गेनिज्म है,
जनक जीव है, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, ये पेरेंट है, ठीक है, और ये इनके संतति हो गए, ये दोनों इनके क्या है, संतति हो। तो एक अकेला अमीबा का शरीर विभाजित हुआ। और जो बच्चे बोल रहे थे द्विविखंडन समझ में नहीं आ रही, क्या अब समझ में आ गया? द्विविखंडन, एक अमीबा जो अकेला था, इसका शरीर जो है दो हिस्से में बटा और दोनों हिस्सा नए संतति का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। अब एक चीज हमको बताओ, कल आपने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि सर जी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब अमर होते हैं, ठीक है। अमर का मतलब क्या है? अमर का मतलब यह है कि कोशिका द्रव में कभी भी उपापचयी क्रिया का बंद नहीं होना, कोशिका में कभी भी जैविक प्रक्रियाओं का बंद नहीं होना। क्या आपको लग रहा है यहां पर जनन के दौरान अमीबा का शरीर दो हिस्से में बट भी गया और कोशिका में जैविक प्रक्रिया बंद हुई? नहीं हुआ। देखो यहां पर भी जैविक प्रक्रिया चल रहा है, यहां 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 भी उपापचयी क्रिया जैविक प्रक्रियाएं चल रही है, यहां पर भी जैविक प्रक्रियाएं चल रही है। और जब शरीर बटा तो इन दोनों के अंदर भी तो लगातार जैविक प्रक्रिया चल रही है। फिर अब ये छोटा है, जैविक प्रक्रिया भी बंद हुई नहीं है, अब ये बड़ा होंगे, फिर विभाजित करेंगे, अपने जैसे अमीबा को जन्म देंगे, और इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनक का शरीर होगा वो संततियों में बटता जाएगा, लेकिन कभी भी इनमें प्राकृतिक रूप से उपापचयी क्रिया बंद होती हुई, जैविक प्रक्रिया बंद होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है, अमर होता है। क्या ये चीज क्लियर हो गया? क्या ये चीज क्लियर हो गया कि एक कोशिकीय जीव को अमर क्यों कहते हैं? क्या ये चीज क्लियर हो गया? एक कोशिकीय जीव को अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कोशिकीय जीव में कभी भी उपापचयी क्रिया बंद नहीं होता है, और यदि उपापचयी क्रिया बंद नहीं हो रहा है, उपापचयी क्रिया लगातार चल रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कभी मरते नहीं है, ये अमर है। बिल्कुल बात है, क्लियर है बउआ? चलिए ठीक है बउआ। जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए अभी भी शेयर कर दीजिए, बहुत सारा कंटेंट बचा हुआ है। हाँ, जैविक प्रक्रिया अभी भी चल रही है, ठीक है, और ये विभाजित होगा, बड़ा होगा, तब भी चलता रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, कभी भी प्राकृतिक मृत्यु इनकी नहीं होगी। अलग सी बात है कि आप किसी अमीबा को पानी में डाल के खौला दिए तो मर ही जाएगा ना, तो वो तो अकाल मृत्यु हो गई, प्राकृतिक मृत्यु तो हुई नहीं। मृत्युंजय कुमार, लिखने के लिए आपको जो है ना, वो है ये जो भी कुछ हम बता रहे हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको लेक्चर के जस्ट बाद मिल जाएगा, तो क्लियर कर लीजिए। अगर धुंधला दिखाई दे रहा है तो क्लियर कर लीजिए, आप अपना रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए बउआ। धुंधला दिखाई दे रहा है, रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए, नेट का स्पीड सही कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़े। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था अमीबा में द्विविखंडन। बात क्लियर है? राहुल गेमिंग, हेलो बउआ। पवन कुमार, हेलो बउआ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे किसका? अमीबा के बाद पैरामीशियम का। अमीबा के बाद पैरामीशियम का, क्योंकि हमने पढ़ा कि अमीबा में भी द्विविखंडन होता है, पैरामीशियम में भी द्विविखंडन होता है, युगलीना में भी द्विविखंडन होता है। तो हम तीनों एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे, क्योंकि इस तीनों एग्जाम्पल से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरा बच्चा कभी भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं है। पैरामीशियम कब आएगा सर? अब पैरामीशियम आ गया स्टोरी में, देख लीजिए नेक्स्ट स्टोरी में आपका पैरामीशियम ही आया है। अमीबा के बाद हम एग्जांपल लेंगे पैरामीशियम का। देखिए पैरामीशियम आ गया ना बुआ पैरामीशियम। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा बुआ, पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिलेगा, नंबर पे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, सारा कुछ आपको ऐप पे ही मिलेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पैरामीशियम में द्विविखंडन, पैरामीशियम में द्विविखंडन समझेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, एग्जांपल सेकंड है, ठीक है। एग्जांपल कौन सा है? सेकंड है। पैरामीशियम के बारे में आप जानते हो कि पैरामीशियम दिखाई कैसा देता है? पैरामीशियम कैसा दिखाई देता है? तो पैरामीशियम का अपना एक डेफिनेट शेप होता है वो, ठीक है। अमीबा का कोई डेफिनेट यानी नियमित जो है एक फिक्स जो है आकार और आकृति नहीं होती है, लेकिन पैरामीशियम का फिक्स आकार और आकृति होती है, ठीक है। तो इसकी आकृति जो है एक चप्पल के सोल जैसा होता है, इसकी आकृति एक चप्पल के सोल जैसा होता है, कुछ इस तरह का शरीर इसका देखने को मिलेगा। बनाना सीख लीजिए वो, एग्जामिनेशन में डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, एग्जामिनेशन में डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो डायग्राम बनाना सीख लीजिए, और अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसे नोट करिए, बाकी आपको नोट्स के लिए पीडीएफ मिल जाएगा, तो घबराइए नहीं, सीखने पे जोर डालिए। एग्जामिनेशन में आप दिमाग लेकर जाएंगे, कॉपी और किताब लेकर नहीं जाएंगे, नोटबुक लेकर नहीं जाएंगे। चलिए
ठीक है वो आगे बढ़ते हैं। ये हमने पैरामीशियम बनाया, पैरामीशियम का हमने बाहरी दीवार बनाया जो कि कोशिका झिल्ली होगा, ऑब्वियस सी बात है। कोशिका झिल्ली पर आपको एकदम छोटे 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 बाल जैसे उभार देखने को मिलेंगे, प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे, एकदम छोटे 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 क्या देखने को मिलेंगे, प्रोजेक्शंस यानी उभार देखने को मिलेंगे। बात क्लियर है। अब इसी की सहायता से जैसे अमीबा जो पानी में, ये भी जो है प्रोटोजोआ है, जिस तरीके से अमीबा प्रोटोजोआ था ये भी प्रोटोजोआ है। बात क्लियर है। अमीबा जो गति करता है कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया की सहायता से, पैरामीशियम जो गति करता है ये अपने आसपास जो ये छोटा छोटा रोम जैसा, बाल जैसा जो संरचना देख रहे हो इससे गति करता है, और इसे कहते हैं हम लोग सीलिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है सीलिया है, नॉमिनेट कर देते हैं बउआ। तो ये जो है, ये जो गति के लिए इस्तेमाल करने वाला अंग है जो कि पैरामीशियम के पास पाई जाती है, इसे हम लोग सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये शीलिया है, ये शीलिया है, ऐसे करके शीलिया लिखते हैं, शीलिया। ठीक है, शीलिया है। अब ये जो शीलिया, हाँ बिल्कुल सीलिया का स्पेलिंग गलत लिखा है आपने बउआ, जरा सा यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सीलिया है। अब ये जो सीलिया की सहायता से, पैरामीशियम सीलिया की सहायता से गति करता है। ये इसको भोजन के पास जाना होगा, अपने शिकार के पास जाना होगा, ये सीलिया की सहायता से ही गति करेगा। एक कोशिकीय जीव है, काफी सूक्ष्म होता है, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, और ये स्वच्छ जलीय प्रोटोजोआ है। जिस तरीके से अमीबा प्रोटोजोआ है, इसे भी प्रोटोजोआ की श्रेणी में ही रखा गया है। क्या इतनी बातें क्लियर है? अंदर चलते हैं। इसके अंदर में चलिए पहले तो दीवार का नाम लिख लेते हैं। अब ये जो दीवार है ये इस कोशिका की बाहरी बाउंड्री है जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे या फिर शेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। कोशिका झिल्ली या फिर क्या बोलेंगे, शेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इतनी बातें क्लियर है। अब इसके अंदर क्या होगा, द्रव भरा हुआ होगा, अर्ध ठोस द्रव भरा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस अर्ध ठोस द्रव को हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे या फिर कहेंगे साइटोप्लाज्म कहेंगे। कोशिका द्रव या फिर क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब कोशिका द्रव में आपको किसी एक जगह पर आपको जो है डार्क सर्कल दिखाई देगा। इस सर्कल के अंदर जो है इस जीव का आनुवांशिक पदार्थ होगा यानी डीएनए होगा। तो बीच में हमने डीएनए बना दिया, बीच में हमने डीएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ बना दिया। क्या बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये हमने इसका केंद्रक बनाया है, तो हम नॉमिनेट भी कर देते हैं कि चलिए ये इसका क्या है, केंद्रक है। केंद्रक जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक या फिर क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। एक केंद्रक रहेगा तो न्यूक्लियस, एक से अधिक रहेगा, प्लूरल रहेगा तो न्यूक्लियाई वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अंदर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डीएनए। अभी पिछले स्लाइड में हमने डीएनए का फुल फॉर्म लिखा है तो दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बस नीचे हम दिखा देते हैं कि ये क्या है। ये वही पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, यानी ये आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, हाँ इसके पास एक डेफिनेट जो है मुंह होता है। वो अमीबा के पास मुंह नहीं था। ठीक है, वो जब खाना खाने का तरीका उसका क्या है कि जल में तैर रहा जो भोजन होता है ना उसके ऊपर वो चढ़ जाता है और भोजन के पोषक तत्व को अवशोषित कर लेता है, लेकिन ये भोजन खाता है। इसके पास मुंह होता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मुंह है, इसका माउथ है। ये मुंह नहीं लिखते हैं, मुख लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माउथ लिखते हैं। ये इसका माउथ है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े? क्या इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़े? चलिए ठीक है। तो ये ऐसा पैरामीशियम है जो जनन के लिए तैयार हो चुका है। ये अब जनन करने योग्य हो चुका है। अब ये अलैंगिक जनन करने वाला है। तो जब अलैंगिक जनन करना शुरू करेगा तो सबसे पहला काम ये क्या करने वाला है, अपने डीएनए से नया डीएनए तैयार करेगा, यानी डीएनए प्रतिकृतिकरण करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, डीएनए प्रतिकृतिकरण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये जनक पैरामीशियम है और ये जनन करना शुरू कर दिया तो जनन डायरेक्ट नहीं होगा, पहले जनन के लिए कुछ तैयारियां होगी। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर ये जो है पैरामीशियम। अब यहाँ पर हम एक चीज ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा चलिए कभी और ट्राई कर लेंगे। चलिए ये है पैरामीशियम का बॉडी, जनक पैरामीशियम है ये जनक पैरामीशियम है। ठीक है, इसके शरीर के ऊपर हमने शीलिया बना दिया। पछमाव बोलते हैं वो, हिंदी में शीलिया को पछमाव बोलते हैं। क्या ये शब्द भी आपको ध्यान में रखनी है? हिंदी में शीलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पछमाव बोलते हैं, पछमाव बोलते हैं।
और ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ क्वेश्चन देख के। चलिए, इसके पास क्या देखने को मिल रहा है, केंद्रक। ये केंद्रक है, ये अपना जो डीएनए इसके पास था, ये डीएनए को एक से क्या करेगा, 2 करेगा, और इस तरीके से इसके पास कितने डीएनए हो जाएंगे, 2 डीएनए, और बाकी जगह पर आपको जो है कोशिका द्रव देखने को मिलेगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? जनन के लिए ये खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है, जनन के लिए ये खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? ये जनन के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है, और ये पहला प्रक्रिया भी कर चुका है। राहुल गेमिंग बहुत अच्छा एग्जाम गया बउआ, बहुत बढ़िया बउआ। आप जितना मेहनत अच्छा करोगे एग्जाम उतना अच्छा जाएगा ही। और आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो करण सर ने नहीं बताया था, ठीक है। तो 100% पेपर जो है हमारे नोट्स से मैच कर रहा था, और हमें ऐसा महसूस हुआ कि क्वेश्चन पेपर कहीं हमने ही तो सेट नहीं किया है, ठीक है। तो खुशी हुई, बच्चों ने फीडबैक काफ़ी बेहतरीन दिया है, अच्छा बात है बउआ। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जनक अमीबा है। अब ये जनक अमीबा क्या करने वाला है? ऑब्वियस सी बात है कि ये अपना पहला प्रोसीजर कंप्लीट कर चुका है, जनन के लिए खुद को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, और ये अपने डीएनए को डबल कर चुका है। और डीएनए को डबल करने की प्रक्रिया डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाती है। पढ़ा है आपने? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृतिकरण कहेंगे, या डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे? डीएनए प्रतिकृतिकरण या फिर क्या कहेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े, चलते हैं। देखिए आगे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सर जी डीएनए तो डबल हो ही चुका है, ठीक है। अब ये केंद्रक को बांटना शुरू करेगा, और इसमें केंद्रक का बंटने का जो तरीका है ना वो फिक्स होता है, ठीक है। अमीबा में किसी भी दिशा में केंद्रक बंट सकता है, कोशिका द्रव बंट सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसमें हमेशा लेफ्ट टू राइट दिशा में ही जो है केंद्रक भी बटेंगे और कोशिका द्रव भी बटेगा, ठीक है। ये चीजें फिक्स है पैरामीशियम में। तो इस तरीके से फिर से हम एक पैरामीशियम बना रहे हैं, पैरामीशियम का पिक्चर। और हर बार एक जैसा नहीं बनेगा वो, कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो केंद्रक है ये बटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया कुछ इस तरीके से, और ये फिक्स है, जब भी बटेगा इसमें केंद्रक तो इसी तरीके से बटने वाला है, ठीक है। तो एक डीएनए ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा, एक डीएनए नीचे की ओर आना शुरू कर देगा, और फिर बाकी जगह पर आपको कोशिका द्रव देखने को मिलेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? बाकी जगह पर कोशिका द्रव देखने को मिलेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? यहाँ पर किस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है? यहाँ पर किस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, कोई बताएंगे? यहाँ पर तो डीएनए प्रतिकृतिकरण हुआ, यहाँ पर पहला कोशिकांग बटना शुरू किया है, केंद्र की विभाजन होना शुरू हुआ है। क्या हुआ? केंद्र की विभाजन। रंजेश कुमार, क्या दिक्कत है? कौन से जगह पर आपको समझ में नहीं आ रही है? आप क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं या शुरू से हैं? अगर लेट से ज्वाइन किए हैं बउआ तो फिर लेक्चर खत्म होने के बाद आप शुरू से ज्वाइन कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ जाएगी। अगर आप बीच से ज्वाइन किए हैं तो आपको दिक्कत आएंगी, तो हमेशा टाइम से क्लास ज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, प्रेषी कुमारी बता रहे हैं न्यूक्लियर डिवीजन होगा। प्रभात कुमार, बहुत बढ़िया, हेलो बउआ, क्या दिक्कत है प्रभात कुमार? काहे गुस्साइल हैं बउआ? गुस्साइल हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि क्लास बंद करिए? नहीं बुआ, अभी थोड़ा सा और क्लास चलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है कि सर जी डीएनए प्रतिकृतिकरण हो गया, अब जो है केंद्र की विभाजन होना क्या हुआ, शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी घटना घट रही है? केंद्र की विभाजन। यहाँ पर कौन सी घटना घट रही है? केंद्र की विभाजन, जिसको हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। और अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया है कि न्यूक्लियर डिवीजन का एक और नाम है जो आप लोग बता दो हमें। न्यूक्लियर डिवीजन का एक और नाम है जो आप लोग बता दो हमें, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो केंद्रक के बटने की प्रक्रिया कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। बात क्लियर है? मृत्युंजय कुमार, बस एक एग्जाम्पल और होगा और उसके बाद फिर क्लास खत्म, ठीक है। ओके बउआ,
चलिए, तो कैरियोकाइनेसिस हो गया यानी केंद्रक बंटने शुरू हो गया। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि केंद्रक हमेशा जो है लेफ्ट टू राइट दिशा में ही बटेगा, और ना ही ऊपर से नीचे और ना ही तिरछा बटेगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट फिक्स होता है ये पैरामीशियम में। पैरामीशियम में ये चीज़ें फिक्स होती है। बात क्लियर है? चलिए, टाइम क्या पूछ रहे हो, नहीं समझ आ रहा। थोड़ा क्लियर जो भी बोलते हैं वो क्लियर बोलिए। ऐप पे जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो क्लियर बोलिए, तो थोड़ा चीज़ें हमें समझ में आए। तो यहाँ पर केंद्रक बंटना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जब केंद्रक बंटना शुरू कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि केंद्रक जो है 1 से क्या हो जाएगा, केंद्रक 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, केंद्रक 1 से 2 हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे बना देते हैं कि केंद्रक 1 से 2 हो जाएगा और फिर जाकर अगली प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो पैरामीशियम है, ये जो पैरामीशियम है कुछ इस तरीके का पैरामीशियम होता है। ठीक है, अब पैरामीशियम का जो केंद्रक है वो 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बाहर में सीलिया बना देते हैं, नहीं तो ये बढ़िया नहीं दिखता है। ठीक है, ये ऐसा दिखता है जैसा बिना मेकअप का लड़की दिखती है ना, एकदम वैसा दिखने लगता है, इसलिए सीलिया बनाते तो थोड़ा खूबसूरत दिखता है ये। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, आपको इसके अंदर में कोशिका द्रव आपको देखने को मिलेगा। और चूंकि ये एक केंद्रक जो है 2 केंद्रक में यहाँ पर क्या हो चुका है, बट चुका है, तो दोनों के अंदर क्या आ चुके होंगे, डीएनए आ चुके होंगे। दोनों के अंदर क्या आ चुके होंगे, डीएनए आ चुके होंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो जनक ने जो 2 डीएनए तैयार किया था, क्लास कब 7 बजे हुआ, 7 या फिर 7:15 तक शुरू हो जाती है, 7 से 7:15 के बीच में। ठीक है, तो कल नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास हो तो क्लास जो है एकदम टाइम पे ज्वाइन करिए, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। बीच में ज्वाइन करोगे तो फिर समझाने में हमें भी कठिनाई होती है बउआ। ठीक है, चलिए, तो एक ही चीज़ हम बार बार नहीं बोलते रहेंगे। जो बच्चा शुरू से ज्वाइन किया हुआ है वो बोर महसूस करेंगे फिर कि एक ही चीज़ जो है सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर केंद्रक बट चुका है, यानी 2 केंद्रक का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। यहाँ पर 2 केंद्रक का निर्माण हो चुका है। तो केंद्रक कितने हो गए, केंद्रक कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर 2 केंद्रक बन गए। 2 केंद्रक मतलब क्या, 2 न्यूक्लियाई। अब एक रहता तो हम न्यूक्लियस लिखते हैं, लेकिन 2 है तो क्या लिखेंगे, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। बात क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप पे चले। चलिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि केंद्रक जब बट चुका है तो केंद्रकीय विभाजन के बाद कौन सा विभाजन शुरू होगा, कोशिका द्रव्यीय विभाजन। केंद्रकीय विभाजन के बाद क्या, कौन सा स्टेप शुरू होगा, कोशिका द्रव्यीय विभाजन। ठीक है, तो कोशिका द्रव का विभाजन यहाँ पे फिक्स होता है, लेफ्ट टू राइट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखनी है। ठीक है, हमेशा इसमें आपको जो है ट्रांसवर्स डिवीजन देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से डिवीजन होगा नेक्स्ट स्टेप में। देखो जरा ध्यान से, तो ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम के शरीर के ऊपर इस तरीके से संकुचन उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, और ये पैरामीशियम का आधा बॉडी यहाँ पे और फिर आधा बॉडी जो है ऊपर आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। मुंह हो गया, तो कहीं हमने गलती की है क्या, फिर से बना लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि पूरा का पूरा पहले पैरामीशियम बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसको डिवाइड करना हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। देखो, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से जो है अंदर की ओर दबाव उत्पन्न होना शुरू होगा, और ये वाला हिस्सा यहाँ से अंदर की ओर दबाव उत्पन्न होना शुरू होगा। ठीक है, इस तरीके से दबाव उत्पन्न होना क्या होगा, शुरू होगा। इस तरीके से दबाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और ये जो 2 केंद्रक है, एक केंद्रक ऊपर और एक केंद्रक कहाँ चले आएंगे, नीचे, और दोनों केंद्रक के अंदर डीएनए है, ये अच्छे से पता है आपको, डीएनए है। और यहाँ पर घटना क्या घट रही है, कोशिका द्रव को बेसिकली 2 हिस्से में बांटा जा रहा है। तो आधा कोशिका द्रव ऊपर और आधा कोशिका द्रव कहाँ चला आएगा, नीचे। आधा कोशिका द्रव ऊपर और आधा कोशिका द्रव कहाँ चला आएगा, नीचे। घटना क्या घट रही है बउआ, इसे बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य विभाजन। अब देखिए, इसका मेकअप करना जरूरी है, नहीं तो फिर यह डरावना दिखना शुरू हो जाएगा। चलो देखो, मेकअप कर दिए, यानी बाहर में हमने क्या लगा दिया, शीलिया लगा दिया। बाहर में हमने क्या लगा दिया, शीलिया लगा दिया। ठीक है, घटना क्या घट रही है, तो यहाँ पर घटना घट रही है कोशिका द्रव्य विभाजन। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहेंगे। कोशिका द्रव्य विभाजन, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहेंगे। कोशिका द्रव्य विभाजन या फिर क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब इसका जो है साइंटिफिक नाम बता दीजिए। कल क्लास नहीं रहेगी बउआ, क्लास आपका परसों रहेगा, एक दिन अल्टरनेट करके क्लास होती है। कल क्लास नहीं रहेगा, क्लास परसों होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है यहाँ पे। अब जरा सा ध्यान दीजिए, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को टेक्निकली क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस पढ़ा है आपने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस,
काइनेसिस हो रहा है। अब साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है, कोशिका द्रव बढ़ता है। अब ये कोशिका द्रव जब बढ़ चुका होगा तो क्या घटना आपको देखने को मिलेगी, बउआ बताओ, कि ये दो हिस्से में बट जाएगा। जब कोशिका द्रव जो है, कोशिका द्रव बट जाएगा तो एक कोशिका दो हिस्से में विभाजित हो जाएगी। ऊपर वाला हिस्सा जो है एक नया और छोटा पैरामीशियम का निर्माण कर लेगा, एक छोटका सा पैरामीशियम बन जाएगा, ठीक है, एक छोटका सा पैरामीशियम बन जाएगा। और नीचे भी आपको एक छोटका सा क्या बन जाएगा, पैरामीशियम बन जाएगा। छोटकी क्लास ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए, परेशी कुमारी, छोटकी क्लास ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए। साइटोकाइनेसिस बहुत बढ़िया होगा। मिथुन कुमार बहुत जवाब आप लोग देते हो ना तो रगड़ देते हो, ठीक है। क्लास ज्वाइन किए है, चले, हाँ वही एकदम छुटकी जो है ना, छुटकी जितना वही क्या हुआ, यहाँ पैरामीशियम का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो गो छुटकी बन गई। अब दोनों क्या है, नया संतति है, दोनों जो है नया संतति है और दोनों के पास वही डीएनए देखने को मिलेगा जो डीएनए इनके जनक के पास था। तो ये जनक का बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्लोन हो जाएंगे। बात समझते हो आप। यदि आनुवांशिक पदार्थ जो है वो संतति में जनक के बिल्कुल समान है तो उसे हम क्लोन कहते हैं। सर कल आपको, अच्छा कोई बात नहीं है, बोलने दीजिए, छोटी बहन है, छुटकी है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या हो गया, तो नया पैरामीशियम या नया संतति बन गया, नया संतति। ये पैरामीशियम का नया संतति है, ये भी पैरामीशियम का क्या है, नया संतति है। या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यू ऑफ स्प्रिंग। इसको क्या बोलेंगे, न्यू ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक अकेला पैरामीशियम का शरीर बटा, ठीक है, शरीर बटा और दो पैरामीशियम का निर्माण हो गया। तो बताइए ये किस प्रकार का जनन है, अलैंगिक जनन, क्योंकि जनक की संख्या कितनी है, एक है। जब जनक की संख्या एक होती है तो अलैंगिक जनन, और जनन के दौरान यदि शरीर दो हिस्से में टूटता है तो द्विविखंडन, ठीक है। तो ये अलैंगिक जनन का कौन सा विधि है, द्विविखंडन, ये जो है जनक है। बात क्लियर है। तो एक स्लाइड में आपको ये पूरा पिक्चर दिख गया। ये जनक पैरामीशियम था, इसमें डीएनए डबल हुआ, डीएनए प्रतिकृतिकरण हुई, केंद्रकी विभाजन हुआ, केंद्रक बट के तैयार हो गया। फिर कोशिका द्रवयी विभाजन चला और कोशिका द्रवयी विभाजन के फलस्वरूप दो छोटा छुटकी जितना वो अमीबा का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और इस तरह से जनन जो है पैरामीशियम में कंप्लीट हो गया है। क्या इतनी चीजें क्लियर है या कोई दिक्कत भी है, क्या इतनी चीजें क्लियर है या कोई दिक्कत भी है, फटाफट बताइए बउआ, फटाफट बताइए, क्या कोई दिक्कत भी है, नहीं ना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल किसका लेंगे, तो सबसे पहले हमने बोला अमीबा का एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम लोग ने बोला कि पैरामीशियम का एग्जाम्पल लेंगे, फिर एक और है यूग्लिना का एग्जाम्पल लेना भी जरूरी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से, ठीक है। शिवराज, प्रेशी कुमारी, चांदनी कुमारी, राहुल कुमार, बहुत बढ़िया बउआ, दो विखंडन, हाँ बड़ी बउआ, जनसंख्या बढ़ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग किसका लेने वाले हैं, यूग्लिना का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग किसका लेंगे, यूग्लिना का। फोटो हम पहले क्लास में ही दिखा रखे हैं सबका, फोटो हम पहले ही क्लास में सबका दिखा रखे हैं, यूग्लिना भी, पैरामीशियम भी, अमीबा भी। जो इसका रियल पिक्चर है वो पहले ही हम दिखा रखे हैं पिछले क्लास में ही। राकेश कुमार यादव क्या कहना चाह रहे हैं, राकेश कुमार यादव यस कहते हैं, कभी नो कहते हैं, समझ नहीं आती वो आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, जल्दी बोलिए, जो भी कहना है स्पष्ट बोलिए। यूग्लिना में हम लोग पढ़ेंगे द्विविखंडन कैसे होता है। सबसे पहले यूग्लिना का शरीर समझ लेते हैं, यूग्लिना का शरीर जो है कैसा होता है। तो यूग्लिना का जो शरीर होता है ना वो कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा। कैसा, तो ये हार्ट जैसा दिखाई देता है, हार्ट, और हार्ट में भी थोड़ा सा अजीब तरह का ये हार्ट होता है, ये ऐसे लमतुतरी जैसा हार्ट रहता है, इस तरीके का ऐसे दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको हल्का सा गड्ढा होगा और इस गड्ढे में से इसका पूंछ ऐसे करके बाहर निकला होगा, ठीक है। तो अमीबा जो गति करता है, अमीबा जो गति करता है सीडोपोडिया की सहायता से, बस वो आखिरी टॉपिक है, चांदनी कुमारी, क्लास खत्म हो जाएगी। तो अमीबा जो गति करता है सीडोपोडिया की सहायता से, पैरामीशियम गति करता है शिलिया यानी पछमाप की सहायता से, वहीं यूग्लिना गति करता है ये पूंछ की सहायता से, जिसे हम कशाभिक कहते हैं या फ्लैजिला कहते हैं। कशाभिक या फिर क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। क्या बातें क्लियर है, क्या बातें क्लियर है।
अब कल पढ़ाइएगा सर। बुआ इतना जल्दी आप हार जाएंगे, इतना जल्दी थक जाएंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ कैसे लाएंगे? बहुत कुछ पाने के लिए बुआ आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है, समझ गए? तो अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनेशन में आपका नंबर बहुत अच्छा हो तो कम से कम अभी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो सुख चैन आप चाह रहे हो ना, इसे त्यागना पड़ेगा। तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है बुआ, चीज़ें समझिए, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि हम आपसे खेती करवा रहे हैं कि चलो 1 कट्ठा जो है आपने बुआई कर लिया, बाकी कल करेंगे, कमर दर्द कर गया, पैर दर्द कर गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। बस मोबाइल निकाल के, स्क्रीन निकाल के आप अपने सामने रखे हुए हो और चीज़ों को समझ रहे हो। सारा मेहनत तो करण सर कर रहे हैं और करण सर तो थके नहीं है, आप बैठे बैठे थक गए। अच्छी बात नहीं है बुआ। जब सामने वाला मेहनत कर रहा हो ना तो साथ दिया करिए, ठीक है? सिर्फ हमारे मेहनत से करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन देने एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे नहीं होंगे, आप बैठे होंगे। और आप अच्छा नंबर ला सके, आप अच्छा लिख सके एग्जामिनेशन में, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए नहीं कर सकते क्या? करिए, ठीक है? चलिए आगे। देखिए यहाँ पर हमने बनाया एक युगलीना का हमने पिक्चर बनाया, ठीक है? अब ये जो युगलीना है, युगलीना का ये कोशिका झिल्ली हो जाएगी, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण करने का क्षमता रखता है ये, इसीलिए इसको जो है ना कहीं जंतु और पौधे के बीच का संयोजी कड़ी माना जाता है, जो कि आगे हम कभी पढ़ लेंगे, टॉपिक आएगी तो पढ़ लेंगे। फिलहाल बाहर में कोशिका झिल्ली होगा, फिर अंदर में कोशिका द्रव होगा, और फिर आपको क्या मिलेगा? केंद्रक देखने को। पीछे पूंछ होगा जिसकी सहायता से ये जल में गति करती है, ठीक है? चलिए देखिए, तो अंदर हम कोशिका द्रव को बना लेते हैं। अंदर में जो है कोशिका द्रव है ये, ठीक है? और केंद्रक के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। केंद्रक के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा, ठीक है? केंद्रक के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। केंद्रक के अंदर डीएनए होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? कुछ इस तरीके का दिखाई देता है युगलीना, और इसमें हम समझने वाले हैं कि द्विविखंडन किस तरीके से होता है। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। थोड़ा सा इसका नॉमिनेशन पे ध्यान दे देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास। तो इनके पास आपको देखने को मिल जाएगी बउआ सबसे बाहरी दीवार, ठीक है, जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलेंगे। बाहरी दीवार यानी कोशिका झिल्ली देखने को मिल जाएगा, ठीक है? फिर आपको कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? शेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? शेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है? कोशिका झिल्ली के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? तो कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव देखने को मिल जाएगा। कोशिका द्रव देखने को मिल जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है? फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? सर जी इसके अंदर केंद्रक देखने को मिल जाएगा। केंद्रक जिसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। केंद्रक देखने को मिल जाएगा। केंद्रक के अंदर क्या मिलेगा? डीएनए देखने को मिल जाएगा। और ये इसका क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है? जेनेटिक मटेरियल है। और फिर पीछे में आपको इसका क्या देखने को मिल रहा है? इसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका या कशाभिक, या फिर इसे फ्लाजेला कहते हैं, ठीक है? या फिर सिंपल वर्ड में आप इसे पूंछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूंछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतनी बातें क्लियर है? सर समझ में आ रहा है सोनी कुमारी। चलिए ठीक है वो, तो कशाभिका कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। आगे बढ़े। ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है, और ये जनक है, ये जनन करने वाला है, ठीक है? तो ये जनक आप कह सकते हो, ये जनक जो है युगलीना है। जनक युगलीना का पिक्चर हमने बनाया। ये जनन करने वाला है, तो सबसे पहला स्टेप यही होने वाला है। क्या होगा बउआ? कि ये जो है अपने डीएनए को डबल करेगा। ये अपने डीएनए को क्या करेगा? डबल करेगा, ठीक है? तो फिर से हमें पिक्चर बनानी पड़ेगी। और डीएनए डबल करने के साथ साथ ये अपने पूंछ को भी डबल करेगा। डीएनए तो पहले हम डीएनए को ही डबल करवा देते हैं। अब हर बार जो है एक जैसा फोटो नहीं बनेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हाँ, कभी कभी जो है अलग हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से है, और इस तरीके से इसका क्या है? यहाँ पर पूंछ। इस तरीके से यहाँ पर क्या है? पूंछ है। अब इसका जो है केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर क्या हो रहा है? इसका जो डीएनए है, केंद्रक के अंदर क्या हो रहा है? इसका जो डीएनए है वो 1 से क्या हो चुका है? 2 हो चुका है। केंद्रक में डीएनए 1 से 2 हो चुका है, यानी इसमें कौन सी प्रक्रिया चल रही है? हाँ, डीएनए 2 हो गया। मिथुन कुमार ने आंसर किया, बहुत बढ़िया बउआ। तो डीएनए 2 हो चुका है, इसका मतलब इसमें कोशिका द्रवई विभाजन, इसमें डीएनए प्रतिकृतिकरण हुआ। सबसे पहला काम क्या हुआ? डीएनए प्रतिकृतिकरण हुआ, ठीक है? अब डीएनए प्रतिकृतिकरण के साथ साथ इसमें एक और घटना साथ घटती रहती है। इसका पूंछ जो है ना बउआ, वो 1 से 2 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका जो पूंछ है वो 1 से 2 हो जाएगा,
इसका जो पूछ है वो 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक पूछ तो पहले से था, एक नए पूछ का क्या हो गया, निर्माण हो गया, जो कि जनन के दौरान ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 2 पूछ का निर्माण प्रेषी कुमारी, बहुत बढ़िया बउआ। ठीक है, फिर आगे घटना क्या घटेगी, अंदर में जो है कोशिका द्रव है तो बना देते हैं, नहीं तो ये बढ़िया नहीं दिखता। तो कोशिका द्रव का हमने निर्माण अंदर जो है बना दिया। अब क्या होने वाला है कि ये क्या हुआ, जो भी हो, चलिए अब क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि सर जी कि अब ये केंद्रक जो है बटने शुरू कर देंगे। सिंपल सी बात है, ये केंद्रक जो है क्या करेंगे, बटना शुरू कर देगा। ठीक है, ये केंद्रक जो है बटना शुरू कर देगा। अब प्रयास कर रहे हैं कि हमें थोड़ा मेहनत कम करना पड़े। हाँ चलिए ठीक है, तो क्या ये प्रयास मेरा सफल होता है या नहीं होता है, ये मुद्दे वाली बात है। तो यहाँ तक तो हमने कर दिया, और इसके बाद एक छोटा सा काम और बचा है जो हमें करना है। ये तो पूरा ढक ही दिया है, क्या हम इसे क्रॉप कर सकते हैं, तो क्रॉप करते हैं। चलो कैंसिल कर देते हैं, बाद में हम इसे ऐड आउट कर देंगे। ठीक है, यह है हमारे पास ऊपर में, हम बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। फिलहाल हम यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, 1 से ये 2 हो चुका है। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक आप देख रहे हो, ये केंद्रक 1 से क्या हो जाएगा, 2। और इसमें एक चीज़ फिक्स है, अमीबा में क्या होता है कि किसी भी डायरेक्शन में जनन हो सकता है। पैरामीशियम में जब भी होगा लेफ्ट टू राइट यानी कि ट्रांसवर्स आपको जो है डिवीज़न ही देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न मिलेगा, ऊपर से नीचे की ओर ये हमेशा बटेगा। तो इस तरीके से केंद्रक जो है इस तरीके से ये बटना शुरू करेगा इसका। तो इस तरीके से केंद्रक की विभाजन होना शुरू हो गया, और अंदर में जो है क्या बन गया, तो ये डीएनए अलग और ये डीएनए क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। केंद्रक की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, साथ में करते चले जाते हैं। यहाँ पर कौन सी घटना घटी, तो यहाँ पर जो घटना घटा है, इस घटना को हम कह रहे हैं डीएनए प्रतिकृति, डीएनए प्रतिकृतिकरण। यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्रकी विभाजन। यहाँ कौन सी घटना घटी, केंद्रकी विभाजन की घटना घटी, केंद्रकी विभाजन। ठीक है, आगे क्या होने वाला है, कोशिका द्रव। अब केंद्रक बट के 1 से 2 हो चुका होगा, इसके ऊपर भी फोकस करनी है हमें। केंद्रक जो है 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो फिर से बना ही देते हैं। केंद्रक जो है 1 से 2 हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ये जो है हर बार जो है एक जैसा पिक्चर ना ही बनता है बउआ, इसीलिए हमें कॉपी पेस्ट का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इस तरीके से 2 पूछ हैं, इस तरीके से 2 पूछ है, और केंद्रक 1 से क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, और दोनों के पास जो है क्या है, डीएनए है। दोनों के पास डीएनए है। इतनी बातें तो क्लियर है, कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, इसीलिए जो है हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। बात समान ही चल रहा है, जैसे अमीबा में चला, वैसे पैरामीशियम में चला, वैसे ही इसमें चल रहा है कि सबसे पहले डीएनए प्रतिकृतिकरण हुआ, केंद्रकी विभाजन हुआ, अब केंद्रक बट के तैयार हो चुका है, यानी 2 केंद्रक का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। चलो, तो यहाँ पर 2 केंद्रक का निर्माण हो चुका है। 2 केंद्रक यानी 2 न्यूक्लियाई, 2 केंद्रक यानी 2 न्यूक्लियाई बन चुका है। अब क्या होगा, अब कोशिका द्रवई विभाजन होगा, कोशिका द्रव बटने शुरू करेंगे। ठीक है, तो कोशिका द्रव किस तरीके से बटेंगे, जरा बात को समझेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर कोशिका द्रव कैसे बटेंगे, ऊपर से नीचे। यहाँ पर फिक्स है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखने को मिलता है, तो कोशिका द्रव ऊपर से नीचे ही बटेंगे। ठीक है, 2 केंद्रक बन गए, अब कोशिका द्रव का विभाजन होगा। तो कुछ इस तरीके से कोशिका द्रव का विभाजन होगा, जरा बात को समझिएगा, और जो आप समझेंगे वही आपको अच्छा नंबर लाने में हेल्प करेंगे। बाकी रट के जाएंगे वो तो गेट पर ही भूल जाएंगे, ये चीज़ें आपको पता है। यहाँ से ये अंदर की ओर धंसना शुरू करेगा, और ऐसे इधर, और यहाँ पर पूछ इधर, और ये बटना शुरू कर दिया, यानी कोशिका झिल्ली जो है अंदर की ओर दबना शुरू कर दिया, और कोशिका द्रव को बराबर 2 भागों में बांटने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इधर एक केंद्रक, इधर एक केंद्रक। ठीक है, फिर इसमें क्या देखने को मिलेगा कि इसमें डीएनए है, और इधर फिर एक क्या है, डीएनए है। क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, कौन सी प्रक्रिया शुरू हुई, कोशिका द्रवई विभाजन। कौन सी प्रक्रिया, कोशिका द्रवई विभाजन। तो यहाँ पर क्या होना शुरू हुआ, कोशिका द्रवी विभाजन होना शुरू हुआ।
कोशिका द्रव्य विभाजन, या फिर इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बोलेंगे। कोशिका द्रव्य विभाजन या फिर क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बोलेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? प्रेशी कुमारी, सोनी कुमारी, मिथुन कुमार, चांदनी कुमारी, बहुत सारे बच्चे आज जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर भी आप शेयर करते रहिए ताकि जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। अब देखिए ये पूरी तरीके से नीचे चला आएगा और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक युगलीना से दो छोटे छोटे तन्नी तन्नी को युगलीना का जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक छोटका युगलीना बन गया, ठीक है। एक और छोटका युगलीना बन गया, आधा हिस्सा आधा अलग, ठीक है, सिंपल। इस तरीके से छोटका युगलीना बन गया और दो युगलीना का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। इसमें केंद्रक और इसमें भी केंद्रक, इसमें डीएनए और इसमें भी क्या है, डीएनए है, इसमें भी डीएनए, इसमें भी डीएनए, और वही डीएनए जो इनके जनक के पास था। तो ये जनक के बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्लोन हो जाएंगे। दो युगलीना का निर्माण हो चुका है। तो ये दोनों कौन होंगे, तो ये दोनों जो है नया संतति है, न्यू ऑफस्प्रिंग। ये भी जो है नया संतति है, न्यू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है, ताकि जब आपको पीडीएफ मिले तो नोट बनाने में आसानी हो। इसके बाद ये घटना, इसके बाद ये घटना, इसके बाद शायद उधर भी एक घटना घटी है तो देख लेते हैं। इसके बाद वो वाली घटना, केंद्रक बट के तैयार हो चुका है। इसके बाद ये वाली घटना, कोशिका द्रव्य विभाजन, और कोशिका द्रव्य विभाजित होकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका, और दो युगलीना का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका। क्या इतनी बातें क्लियर समझ में आ गई? अब यहाँ पर एक युगलीना से दो युगलीना का क्या हुआ, निर्माण हुआ। एक युगलीना से दो युगलीना का निर्माण हुआ, जनसंख्या बढ़ी। अब जब जनसंख्या बढ़ी तो जनन हुआ, ठीक है। अब एक अकेला जनक ने दो संतति को जन्म दिया, अलैंगिक जनन। जनन के दौरान शरीर दो हिस्से में टूटा, तो क्या कहेंगे हम इसे, द्विविखंडन। क्या कहेंगे, द्विविखंडन। क्या बात क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है या कोई दिक्कत भी है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अब हमने तीन ही एग्जाम्पल पे फोकस करने को कहा था और इतने ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जरा सा इस पिक्चर पे ध्यान देंगे आप। पिक्चर क्या है, तो पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है वही तीन एग्जाम्पल जिसको आपने अभी डायग्राम बना के पढ़ा है। अब देखो यहाँ पर ये जो है अमीबा कुछ ऐसा दिखाई देता है, पैरामीशियम कुछ ऐसा दिखाई देता है, युगलीना कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर युगलीना किस तरीके से डिवीजन करता है तो आप देख रहे हो ऊपर से नीचे की ओर इसमें बटा, ठीक है। यहाँ पर जो डिवीजन हुई अप टू क्या हुआ, डाउन हुआ, अप टू डाउन डिवीजन हुआ। इसमें जो डिवीजन हुई लेफ्ट टू क्या हुआ, राइट हुआ। और इसमें डिवीजन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस तरीके से जो द्विविखंडन है ये तीन तरह का हो जाएगा, ठीक है। द्विविखंडन कितने तरह का, तीन तरह का, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में बटेगा उसको अनियमित द्विविखंडन कहेंगे। अगर जो है लेफ्ट टू राइट बटा अनुप्रस्थ द्विविखंडन कहेंगे। अगर अप टू डाउन बटा तो अनुदैर्घ्य द्विविखंडन कहेंगे। तो इस तरीके से 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला, ठीक है, कि जो युगलीना है, अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो युगलीना है, युगलीना में आपको क्या देखने को मिलता है, युगलीना में आपको क्या देखने को मिलता है, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन देखने को मिलता है। अनुदैर्घ्य द्विविखंडन देखने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुदैर्घ्य द्विविखंडन देखने को मिलता है, द्विविखंडन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन कहेंगे, ठीक है। वही दूसरा नंबर पॉइंट याद रखना है कि सर जी जो पैरामीशियम है ना, जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में फिक्स है लेफ्ट टू हमेशा क्या बटेगा, राइट। लेफ्ट टू राइट को बटने को कहते हैं हम लोग अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तो इसमें आपको अनुप्रस्थ, पैरामीशियम और अमीबा के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुप्रस्थ द्विविखंडन देखने को मिलता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहेंगे। और जो अमीबा है इसमें आपको अनियमित द्विविखंडन देखने को मिलता है। तो तीसरा नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, अमीबा में अनियमित
द्विविखंडन देखने को मिलता है, द्विविखंडन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यानी अवीवा में जब शरीर बटेगा तो किसी भी डायरेक्शन में बट सकता है, इसलिए बोलते हैं अनियमित द्विविखंडन। इसमें हमेशा लेफ्ट टू राइट बटेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं अनुप्रस्थ द्विविखंडन। इसमें हमेशा अप टू डाउन बटेगा, इसको हम कहेंगे अनुदैर्घ्य द्विविखंडन। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े, देख लेते हैं और है या फिर चीज़ें ख़त्म हो गई। तो आज के क्लास में आई थिंक हम इतना ही रहने देते हैं। आपका जो है बहुविखंडन भी है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो गए, तो हम बहुविखंडन को यहीं पर अभी रहने देते हैं। बहुविखंडन हम अगले क्लास में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों को जो है नोट्स प्रोवाइड हो ही जाएंगे। नोट्स आपको जो है नोट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। कोई छूटा होगा तो आप लिख लीजिएगा। वैसे आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चले जाएंगे साथ में, और लॉन्ग नोट्स भी बनाते चले जाएंगे साइड्स में, ताकि आपसे एग्जामिनेशन में जब शॉर्ट भी पूछे तो भी बन जाए, लॉन्ग भी पूछे तो भी बन जाए, पिक्चर पूछे तो भी बन जाए, और ऑब्जेक्टिव पूछे तो सबसे पहले बन जाए, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करिए बउआ, रिवाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट बउआ।